नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। यूपी बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी हो चुके हैं और रिजल्ट 31 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे जारी हो चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल यूपी बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, इसलिए रिजल्ट वैकल्पिक मानदंडों के आधार पर जारी किए गए। इस बार 10वीं में 99.53% छात्र पास हुए, तो वहीं 12वीं में 97.88% स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। आपको बताएं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में 99.53% छात्र पास हुए हैं, वहीं 12वीं में 97.47% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में 99.52% लड़के, 99.55% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं 12वीं में 97.47% लड़के और 98.40% लड़कियां पास हुई हैं। www.upresult.nic.in पर आप रिजल्ट को जाकर सीधे देख सकते हैं। कोरोना महामारी से सभी तबके लगातार परेशान रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसी भयानक स्थिति में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी समेत महत्वपूर्ण संस्थानों में कुछ लोग जरूरी सेवाएं लगातार दे रहे थे। इनमें से कईयों की जान कोरोना संक्रमण ने ले ली। वहीं आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता का वितरण किया है और दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को सहायता राशि दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम रहा हो। ये सभी बातें हमारे संज्ञान में तब आती थी जब, क्योंकि एक आम नागरिक तो सामान्य रूप से भयभीत सा था। उसके मन में एक अदृश्य आशंका सी जन्म ले रही थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मीडिया से मिलने वाली कुछ ऐसे समाचार जिनके माध्यम से जो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते थे और फिर उसके अनुरूप हमें रणनीति बनाने में मदद भी करते थे कि नहीं, हमें तत्काल इन लोगों के लिए सहायता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और वह कार्यक्रम चलते चलते जब पहली लहर को हम लोगों ने एक प्रकार से नियंत्रित सा कर दिया, इसी दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ कि नहीं, हमें तत्काल इन लोगों के लिए सहायता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और वह कार्यक्रम चलते चलते जब पहली लहर को हम लोगों ने एक प्रकार से नियंत्रित सा कर दिया, इसी दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। और मैं आभारी हूं सम्मानित श्री रजत शर्मा जी का, जिन्होंने इस बात को कहा कि वैक्सीनेशन के स्पेशल ड्राइव चल रहे हैं। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से प्रारंभ हो चुके हैं। हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का, अगर मीडिया के लिए भी इस प्रकार की कोई स्पेशल ड्राइव चल सके तो, क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना वॉरियर्स को भी हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार उसके अनुरूप रणनीति भी बना रही है। लेकिन यह लोकतंत्र का जो एक सजग प्रहरी के रूप में मीडिया जगत से जुड़े हुए जो बंधुगण कार्य कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। न पीपी किट है, बहुत सारी जगह ग्लव्स भी नहीं हैं, मास्क का भी कभी कभी अभाव देखने को मिलता है। हर एक घटना या हर एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद सैनिटाइजर मिलेगा ही, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। क्या वैक्सीनेशन का स्पेशल बूथ मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं के लिए स्थापित हो सकते हैं? और मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग चाहेंगे कि नोएडा और लखनऊ में
2 बूथ प्रारंभ हों तो अच्छा रहेगा। लगभग 25,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन इन दोनों बूथों पर उपलब्ध करवाने में, केवल इन 2 बूथों पर, बाकी तो बाद में हर जनपद में हम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ में चले हुए इन 2 बूथ से जो सहायता वहां पर प्रारंभ मिली, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन था, अमूमन उसमें माना जाता था कि 10 लोगों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन उसमें क्षमता क्या होती थी, 11 लोगों की वैक्सीन देने की क्षमता होती थी। एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में मुझसे पूछा कि आखिर वैक्सीन का वेस्टेज कितना है यूपी में। मैंने कहा प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा था, अब घटते घटते हम उसको 2 तक लेके आ गए हैं, और हमारा प्रयास है हम इसको और भी नीचे कर लें। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन है, इसमें एक वायल में 10 लोगों को आप वैक्सीन लगाते होंगे, लेकिन इसमें 11 लोगों के लिए वैक्सीन होता है। एक व्यक्ति का वैक्सीन इसमें फिर भी वेस्ट होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा मालूम मुझे जानकारी में नहीं, आप पहली बार मेरी जानकारी में आ रहा है। लेकिन मैं उसी दिन फिर सूचना भवन में गया था। वहीं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन के कब्जा हस्तांतरण ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की तरफ से सीईओ क्रिस्टोफ शेलमन, किरण जैन और विधि प्रमुख शोभित गुप्ता और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की ओर से निदेशक नागरिक उड्डयन विशाख जी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह और नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विमानन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है। इससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जेवर में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की योजना परिकल्पित की गई है। राज्य सरकार के इस प्रयास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है। अधिग्रहण उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई अब वास्तविक हकीकत की ओर बढ़ रही है। अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि यह प्रोजेक्ट हमारा उस क्षेत्र में स्थापित हो रहा है जहां पर किसी भी प्रकार का निवेश एक अपने आप में सपना होता था। आज से लगभग 5-7 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में मिसमैनेजमेंट से एक कुछ बड़ी ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं जिसने इस क्षेत्र की पूरी छवि को ही खराब किया था और निवेश की संभावनाएं यहां से कोसों दूर हुई थी। लेकिन एक बार जब वहां के किसान भाइयों के साथ संवाद बनाया गया और एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदेश के अंदर जब लागू हुई तो आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि देखते ही देखते 1634 हेक्टेयर लैंड, 1334 हेक्टेयर लैंड राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहण करने में सफल हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमण कम होने के बावजूद टेस्टिंग कम नहीं की जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,51,265 सैंपल्स की जांच की गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32 मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 48 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या घटकर 712 रह गई है। महामारी के पूरे काल में अब तक
84,973 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। विगत 24 घंटों में 2,51,065 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 6,55,02,631 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रदेश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 2.61% है। कल लेबोरेटरीज को आरटीपीसीआर की जांच के लिए जिलों से 1,31,973 सैंपल्स भेजे गए हैं। प्रदेश में आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट सीबीनेट के माध्यम से निरंतर बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं। जब प्रदेश में संक्रमण का स्तर इतना कम हो गया है कि पूरे 24 घंटे में केवल 32 मामले आ रहे हैं, तो भी हम 2.5 लाख से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। जो दैनिक पॉजिटिविटी दर है, दैनिक धनात्मकता दर है, वो घटकर के 0.01% के आसपास है। लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल भी हमें जो सावधानियां हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और अन्य कई राज्यों में, उत्तर पूर्व में बहुत ज्यादा संख्या में निरंतर मामले आ रहे हैं। यूपी में आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां राजनीतिक हथकंडा अपना रही हैं और ऐसे में आरपीई पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लखनऊ योजना भवन में प्रेस वार्ता की। इसके बाद प्राइम न्यूज के संवाददाता प्रणवीर पांडे ने रामदास आठवले से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्राइम न्यूज से क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। सर, आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, किन बातों को लेकर के आज आपने उनसे मुलाकात की है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मेरी 20-25 मिनट बात हुई है और उसमें मैंने प्रस्ताव रखा है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया का एक पार्टनर है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनाव में साथ में रखा जाता है तो बीजेपी का बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए, झटका देने के लिए और बीजेपी की तरफ दलितों का वोट दिलाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है और इसीलिए हमने उनके साथ बात की है और हमने 8-10 सीटों पर उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि आरपीआई को 8-10 सीटें अगर मिलती है तो दलित बहुल एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ आरपीआई को टिकट मिलता है तो हम वहाँ जीत जा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव उनके सामने हमने रखा है और उसी तरह मतलब उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जरूर हम विचार करेंगे। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि दलित वोट बसपा के साथ है। नहीं, मायावती का कहना होगा, लेकिन दलित वोट जब मायावती के साथ साथ उनको भारी सफलता मिलती थी, जब से दलितों का वोट मायावती से कट चुका है, इसीलिए मायावती 2014 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं ला पाई। 2019 में सपा अगर बसपा के साथ नहीं होता था तो बसपा को जो 10 सीटें मिले वो भी नहीं मिलती थी, तो इसीलिए उनका जनाधार अभी लूज होता जा रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि दलित वोटों पर आरपीआई का भी अधिकार है और इसीलिए मैं दलितों को आह्वान करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, आप हमारे साथ आइए। आज तक हमने बहन को देखा है, अभी भाई को देखो और रिपब्लिकन पार्टी का साथ दे दो, ये आह्वान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ। निश्चित तौर पर राकेश टिकैत के बारे में रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन आप करिए, लेकिन आंदोलन की एक सीमा है और इस तरीके से 8 महीने तक लगातार आंदोलन करना बिल्कुल सही बात नहीं है। कैमरामैन बॉबी के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। खबर लखनऊ से है। दलित शोषित की लड़ाई वाले बीएसपी नेता सुखदेव राजभर राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं।
इसे लेकर सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव को भावुक पत्र भी लिखा है। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। सुखदेव राजभर जी एक उच्च कोटि के नेता हैं, सभ्य हैं, सभ्य भाषा और शैली का प्रयोग करते हैं, पुराने नेता हैं और वो उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने सही कहा कि बहुजन की जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के जिम्मे थी वो बिल्कुल कमजोर पड़ गई, वो ठीक उसके उल्टा चल रही है। वो बीमार भी हैं, इसलिए उन्होंने सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के उत्थान और विकास का काम इस प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनकी योग्यता, उनके विकास कार्यों को देखते हुए सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को माननीय अखिलेश यादव जी में सौंपा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनका लड़का अपने समाज और गरीब की लड़ाई लड़ेगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त करने में जुटी योगी सरकार बेशक जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन यूपी के थानों की हकीकत से अक्सर आप रूबरू हुए होंगे। आज फिर एक बार ऐसे मामले ने कारागार की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिला कारागार से है, जहां सुरक्षा पर सेंध लग गई है। सोशल मीडिया पर जेल के अंदर का वीडियो खूब वायरल हुआ है। अब सवाल यही है कि सीसीटीवी कैमरे से लैस होने के बावजूद सुरक्षा को भेदते हुए सिद्धार्थनगर जिला कारागार में आखिर स्मार्टफोन पहुंचा कैसे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने वायरल वीडियो को लेकर ट्वीट किया है। आप तुम्हारी हो, इन सब समझ आओगे। बताओ बलराज, बलराज आप तुम्हारी हो, इन सब समझ आओगे। बताओ बलराज, बलराज। तो सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें जिला कारागार की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। सवालों के घेरे में जेल प्रशासन आ चुका है। जेल के अंदर ये वीडियो शूट किया गया और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसके बाद ये सवाल उठे हैं कि आखिर जेल के अंदर स्मार्टफोन या कैमरा फोन पहुंचा कैसे, जहां पर ये रिकॉर्डिंग की गई। शोषित, पीड़ित, वंचितों की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती हुई आई है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी विचारधारा की सरकार है जो शोषित, पीड़ित और वंचितों का हक, हकूक और आरक्षण लेना चाह रही है। अब जरूरत इस बात की कि शोषित, पीड़ित और वंचित एक प्लेटफॉर्म पर आएं, और यही बात माननीय सुखदेव राजभर जी ने भी कही है। एक दल अपनी विचारधारा से भटक गया है, अब समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ सकती है। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर माननीय अखिलेश यादव जी की मदद करनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया किया जा सके। पीड़ितों की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती आ रही है। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी विचारधारा की सरकार है जो इन शोषित पीड़ितों को, पिछड़े और दलितों का हक, अधिकार, आरक्षण छीन लेना चाहती है, उनको और पीछे ले जाने की साजिश कर रही है। तो अब जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित एक होकर के इस सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ें। और यही बात उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय सुखदेव राजभर ने भी कही है कि एक दल अपनी विचारधारा से भटक गया है। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ सकती है, पिछड़े, दलित, मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ सकती है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के माननीय अखिलेश यादव की मदद करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहिए। पहाड़ों पर बरसात के चलते जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र के कुछ गांव बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों की सुविधा के लिए नाव लगाकर नाविकों को भी तैनात किया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों की तरफ से बाढ़ चौकियाँ स्थापित की जा चुकी हैं और गोताखोर नाव सारी व्यवस्थाएं हैं। सभी लेखपालों को अमीनों को लगा दिया गया है कि आप लोग सतर्क दृष्टि रखें। अभी पानी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, खतरे के निशान से नीचे है। आबादी क्षेत्र में पानी अभी नहीं आया है, जंगलों में और खेतों की ओर आया है, किंतु आबादी क्षेत्र में जैसे ही अगर पानी जाता है तो हम लोगों की संपूर्ण तैयारियां हैं। तत्काल प्रभाव से हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गैंग को गिरफ्तार किया है। 2 अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरों के कब्जे से लूट के 58 मोबाइल समेत 21,600 रुपए नकदी और चोरी की बाइक बरामद की गई है। बिसरख थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खराब मौसम का असर जालौन में भी देखने को मिला है, जहां सुंदर भारत मिशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। गंदगी और जलभराव और नालियां संक्रमण के साथ साथ नई बीमारियों को भी दावत देती हैं। ताज्जुब की बात तो ये कि ये सब जानते हुए भी जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध रखी है। स्मार्ट सिटी में शामिल उरई शहर का ये हाल है। वहीं खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके चलते गांवों में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रेटर नोएडा के मेहंदीपुर गांव का ये पूरा मामला है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने बीते 27 जुलाई को सेक्टर 55 में आरएसएस पदाधिकारी के घर में हुई लूट का खुलासा किया है और 6 बदमाशों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे हुए 80,000 रुपए कैश और जेवरात भी बरामद किए हैं। अट्ठावन क्षेत्र में 27 तारीख को सेक्टर 55 में स्थित एक 4 मंजिला मकान में 4 लोग घुस गए थे। तमंचे के बल पर जो वहाँ घर के अंदर बच्चे लोग थे उन लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद जो पूरा घर का तलाशी कर 3 लाख रुपया कैश, कुछ ज्वेलरी लेके फरार हो गए थे। घटना का सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद हम लोग पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर हर चीज़ हम लोग आसपास पूरा छानबीन किया। पता चल गया कि घर के अंदर तो 4 ही लोग घुसे थे, बट घर का बाहर कुछ लोग रेकी करते हुए नजर आ गए थे। तो इस घटना खुलासा करने के लिए 5 अलग टीम बनाई गई थी। उस घटना का खुलासा आज हम लोग कर दिया। इसमें जो 4 लोग अंदर घुस गए थे उसमें एक व्यक्ति विक्रम को हम लोग गिरफ्तार किया। साथ में अन्य लोग टोटल 6 लोग गिरफ्तार किया हम लोग। इसमें जो बाकी लोग हैं वो इस घटना में बहुत अलग अलग तरीके से सहयोग किए हैं। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।